नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मृदुल एजुकेशन एनालिसिस चैनल और इस चैनल के माध्यम से मैं आपका मृदुल आज आपको 1919 का अधिनियम जिसे भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं और जिसे चेम्सफोर्ड सुधार के अधिनियम से नाम से जानते हैं। उस दिन हमने पार्ट 1 की बात की थी, आज मैं पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ। इसमें कुछ विशेषताएं इस अधिनियम की छूट गई थी, उसके बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं। 1919 का एक्ट हमने बताया था कि जो ये एक्ट था, ये कहता था कि एक क्रमिक उत्तरदायी सरकार बनाने की के लिए ये प्रस्तुत ये अधिनियम कर रहा है। तो उसके कुछ विशेषताएं थी, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 5 सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। आपने देखा था कि इसके पहले जो 1909 का मार्ले मिल्टो जो अधिनियम था, उसमें मुस्लिम लीग की केवल मुस्लिम बोल सकते हैं संप्रदाय का प्रणाली का केवल विस्तार किया निर्वाचन का। अब यहाँ पर देखिए, इसमें सिख भी लेके आ गए हैं, भारतीय ईसाई भी लेके आ चुके हैं, आंग्ल भारतीय भी लेके आ चुके हैं, यूरोपीय लेके आ चुके हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। जो सिख धर्म के हैं, उनके लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली, मतलब किसी को वो छोड़ नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसी को कहते हैं फूट डालो राज करो। वहां पर देखो मुस्लिमों को दिया, एकजुट नहीं बनाया कि नहीं हम सबको एक ही चीज देंगे जिसमें एकता रहे। यहाँ पर जो बोल सकते हैं कि पावर है उसको डिवाइड कर दिया है। मतलब लोगों के दिमाग में ऐसी चीज डाल दी गई है कि ऐसा लगे कि नहीं यार वो मेरे लिए सही कर रहा है, और वो यानी कि जो मेरे लिए कर रहा वही सही है, और जो भारत की जो शक्ति, जो लोगों की खुद की शक्ति थी, उसको वो डिवाइडेशन किस तरीके से करते हैं। तो वहां पर केवल मुस्लिम लीग के लिए, यानी कि जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम कम्युनिटी संप्रदाय था, वहां पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया था, जिससे कि मुस्लिम वाले लोग ही मुस्लिम को वोट दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखो सिख को भी कर दिया गया, भारतीय जो ईसाई थे उनको किया गया, जो भारत में ईसाई रहते थे, ठीक है। यूरोपीय जो भारत में रहते थे उनको किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर आंग्ल भारतीय, यानी कि आंग्ल भारतीय का मतलब कि उनके पिता हो या पूर्वज हो वो वहां रहते हो यूरोप में, बट यहाँ पर एक इनका एक परिवार रह रहा है, वो आंग्ल भारतीय कहलाता है। जो उनका एक लोग रह रहा है, उनके पिता पहले रहते हो वो आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया, और उसमें सिख भी लिया है, भारतीय ईसाई भी लिया है, आंग्ल भारतीय भी लिया है, यूरोपीय भी लिया है, और टुकड़ फोड़ डाल दी इन पावर को। यानी कि जो यूनिटी थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो थी, एकता में विविधता जो था, उसको बिल्कुल ही खा गए। तो इन्होंने सबको अलग अलग कर दिया, यानी कि सिख वाले जो लोग होंगे वो सिख को डालेंगे, तो यानी कि जो सिख कम्युनिटी जो होगी, वो सिख के लोग जो चुनाव में खड़े होंगे उनको वोट डालेंगे। भारतीय ईसाई जो ईसाई लोग होंगे वो उनको वोट डालेंगे, ईसाई ईसाई, आंग्ल भारतीय वाले आंग्ल भारतीय, यूरोपीय को, मुस्लिम वाले मुस्लिम को, हिंदू वाले हिंदू। इस तरीके से इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया, जिससे क्या हो कि हम वोट भी डाल देंगे और सबकी शक्तियां भी डिवाइड कर देंगे, कमजोर करके। जिस तरीके से क्या करते थे कि एक राजा से मिलते थे, एक राजा से मिले और बोले कि इस राजा के पास दूसरे राजा के सेकंड जो किंग जो है, फर्स्ट किंग से इंग्लिशमैन मिला, अंग्रेज मिले, और बोलते हैं कि इसके पास बहुत ज्यादा है, अंग्रेज बोले कि हम तुम्हें कुछ ज्यादा इसके पास से पावर से, यहाँ से की पावर से दे देंगे, यहाँ की जो लैंड है वो दे देंगे, हम लोग इसको अब हराते हैं। जैसे ही हमने इसको हरा दिया तो ये तो खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, अब ये बचा, फिर ये दूसरे राजा से मिल जाता है। इस तरीके से फूट डालो। यहाँ पर इसको सिखाया कि देखो ये इसके बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था, कुछ भी मतलब एक गलत चीजों का इस्तेमाल करके अपनी चीज को बनाना, इसी को कहते हैं फूट डालो राज्य करो। फूट भी डाल देंगे और हम राज्य भी करेंगे और अपने आप में सही भी बने रहेंगे, ये इनका काम था। इस तरीके से इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया, जिसमें सिख को, भारतीयों ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों को अलग अलग निर्वाचन प्रणाली बना दी गई। अब यहाँ पर सीमित मताधिकार कर दिया गया, जैसे संपत्ति के स्तर से, शिक्षा के स्तर से, कर के स्तर से। देखो जैसे
जिसके पास संपत्ति ज़्यादा होगी, प्रॉस्पेरिटी जिसके पास ज़्यादा होगी, संपत्ति जिसके पास ज़्यादा हो, जो ज़्यादा कर दे रहा होगा, ठीक है? उन्हीं को वोट देने का अधिकार होगा। वोट देने का जो अधिकार होगा वो उन लोगों को होगा जिसे संपत्ति प्रॉस्पेरिटी जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है, उसको कि वो एक अच्छे स्तर का व्यक्ति है, जैसे आज भी समाज में होता है उसके पास धन है तो वो एक सम्माननीय माननीय और एक अच्छे लोगों में गिना जाता है। ये नहीं कि आज 18 प्लस आप हो गए 18 साल के अगर आप हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है, वो इस तरह नहीं था भाई। उसमें गरीब भी हो, आज के युग में गरीब हो या अमीर हो, अगर वो 18 हो गया तो अगर उसका उसमें निर्वाचन नामावली में उसका अगर नाम है तो बोल सकते हैं वो वोट डाल सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि संपत्ति के आधार पर, संपत्ति जिसके पास बहुत ज्यादा हो, शिक्षा, बैरिस्टर हो, यानी कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा हो, ठीक, उसके पास डिग्रियां हो, और या वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा कर देता हो सरकार को, उन्हीं, यानी कि इसी को बोलते हैं सीमित मताधिकार। मत का जो अधिकार था वो इन लोगों के पास था जिनके पास संपत्ति थी अच्छी खासी, जिसके पास अच्छी खासी शिक्षा थी। इसको भी डिवाइडेशन कर दिया गया, ना कि आज के तरीके कि आप 18 साल के हो गए हैं, आपका निर्वाचन लिस्ट में आपका नाम है, आप वोट डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। आप ये भी समझ गए हैं कि किस तरीके से सीमित मताधिकार में इसका जिक्र कर दिया जाता है, संपत्ति के स्तर से, शिक्षा के स्तर से, कर के स्तर से। देखो, जो छोटे लोग थे उनको कोई मतलब नहीं होता था, उन्हें किसी चीज में शामिल नहीं किया जाता। अब यहाँ पर बड़े बड़े लोगों को कर लेंगे, इनको अगर हैक कर लिया तो ये भी क्या कर लेंगे, जो गरीब लोग हैं उनके उनके माइंड को भी क्या करेंगे, सुझाव देंगे कि ऐसा ये सही होता है, उन्होंने सही किया है। अगर ये होता है ना कि घर में अगर बड़े लोग हैं तो उनको कुछ कोई कह दे कि ये कोई भर के चला जाए घर में आके कह दे कि नहीं ये सही है बात, तो ये मानते हैं कि अरे यार पापा को कह गया तो ये बात सही होगी। इसी तरीके से तो इनको पकड़ा इन लोगों ने, और जो नीचे की जो जनता थी, जो हकीकत में विद्रोह कर रही थी, उसको उस पर ध्यान नहीं दिया, इन लोगों पर ध्यान दिया, क्योंकि संपत्ति का इनके पास अर्जन था, शिक्षा ज्यादा थी, ठीक है, इस वजह से इन्हीं को दे दिया, क्योंकि यही क्या करते थे, ढकल देते थे अच्छा खासा वाला, और जो हमें कर दे रहे हैं। इस तरीके से सीमित मताधिकार भी यहाँ पर लागू कर दिया जाता है। लंदन ने भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन कर दिया। अब उच्चायुक्त कार्यालय क्या है, यहाँ पर जो हाई कमीशन जिसको बोल सकते हैं हम, तो लंदन में यहाँ पर क्या होता है कि जो भारत के राज सचिव थे, कुछ जो बड़े कार्य थे वो राज सचिव ने इनको हस्तांतरित कर दिए, यानी कि इनके हाथ में चला गया, जो उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि जो भी कानून पास होगा या कुछ भी किया जाएगा, ठीक है, उच्चायुक्त कार्यालय जो उच्चायुक्त जो है उसको बोल सकते हैं, हाई कमिश्नर भी बोल सकते हैं और हाई कमीशन बोल सकते हैं ऑफिस को, वहां पर इसका भारत के उच्चायुक्त का सृजन किया जाता है लंदन में, ठीक है। आपको ये भी पता चल गया, जो कि एक बोल सकते हैं जिस तरीके से एक जिले में अब कई जगह कमिश्नरी लगने लगी है, उस तरीके से इसका सृजन किया गया। वो एक बृहद लेवल में था, बड़े लेवल में था, जो भारत के लेवल में था, उसका यहाँ पर गठन कर दिया जाता है। अब यहाँ पर देखो, लोक सेवा आयोग का गठन यहाँ पर कर दिया था 1926 में। लोक सेवा पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन पहले क्या था, सीपीएससी था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था। तो केंद्रीय, इसको बोल सकते हैं यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, और ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग का यहाँ पर गठन कर दिया जाता है केंद्र स्तर पर, ना कि राज्य स्तर पर। इसको लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में ली आयोग के द्वारा कर दिया जाता है। आपको ये भी पता चल गया। फिर यहाँ पर क्या होता है, केंद्र और राज्य, केंद्रों व राज्य, पहले क्या होता था, केंद्र और राज्य के जो बजट होते थे वो एक ही तरीके से, यहाँ पर केंद्र और राज्य के जो बजट थे वो अलग अलग कर दिए गए, ना कि एक किए गए। केंद्रों और राज्यों के जो बजट हैं वो अलग अलग है। कोई भी बजट बनेगा तो केंद्र का बजट अलग होगा, केंद्र का बजट अलग होगा, और राज्य का बजट जो होगा वो अलग होगा। दोनों के स्तर जो होंगे वो कैसे होंगे, लेवल जो होंगे अलग अलग होंगे। ये एक बृहद लेवल होगा, ये एक थोड़ा सा लघु लेवल यानी कि छोटा लेवल होगा। तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी।
क्योंकि इसी चीज़ को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, विकेंद्रीकरण। अब यहाँ पर एक चीज़ और की गई कि वैधानिक आयोग का गठन कर दिया जाता है। एक लीगल एक कमीशन बनाया जाता है, उसका गठन किया जाता है और उसका गठन 10 साल बाद। देखो यही ये सारे गठन जो हैं, ये अपने लिए तैयार करते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि नहीं भारतीयों में क्या दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इनके दिमाग में है कि हमें किसी भी तरीके से जैसे ऐसा नहीं होता है हमें किसी भी कीमत में ये चाहिए। इस तरीके से था कि भारत को हमें किसी भी को छूटने ना पाए भारत हमसे और भारत को हम किसी तरीके से अपने कब्जे में तो मान लो भारत के ये थे कि छूट ना जाए कहीं। तो भारतीय भी चाह रहे थे कि हम तुमसे छीन के रहेंगे। तो इन्होंने वैधानिक आयोग का गठन किया कि अगर कोई भी अंग्रेज कर्मचारी हो या कुछ भी हो तो 10 साल बाद क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा। किसको रिपोर्ट करेगा? हाई कमीशन को। 10 वर्ष बाद जाँच के बाद एक ये जो वैधानिक आयोग बनाया जाएगा, ये एक जाँच करेगा, फिर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा संसद में, यानी कि महारानी के पास। तो आपको ये समझ में आ चुका है कि इस वजह से वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। जिस तरीके से कंपनी के जो कर्मचारी पहले हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, फिर इसके बाद आपने देखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस तरीके की गवर्निंग बॉडी बनाई गई थी, ठीक है? और तो इसी तरीके से वैधानिक आयोग का गठन किया जाता है कि ऐसा ना हो कोई कहीं से हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं सरकारी जो कर्मचारी जो इसमें सम्मिलित है, ठीक है? वो कुछ गलत काम कर रहा हो। गलत काम करने का मतलब ये है कि शायद ऐसा तो नहीं कि उनसे मिलना हो, भारतीयों से मिलना हो, इस तरीके से, ठीक है? ना कि ये भारतीयों के लिए कि भारतीयों को कहीं से कुछ गलत तो नहीं हो पा रहा है कि अंग्रेज कुछ कर रहे हैं, ऐसा इस वजह से वैधानिक आयोग का गठन नहीं किया गया था। ये कुछ था 1919 का पार्ट 2 जो आज पूरा 1919 का एक्ट जिसे भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं और मार्टिन चेम्सफोर्ड जो मार्टिन जो थे सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वायसराय थे। इस हमने अधिनियम को पूरा पढ़ लिया है, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।